हेलो पेट लवर्स। आशा है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आपका पेट्स भी स्वस्थ होगा। आजकल हम सभी अपने अपने घरों में कोई ना कोई पेट जरूर पालते हैं और इसलिए कुत्ते के संदर्भ में काफ़ी जानकारी रहना जायज़ है, इसकी आवश्यकता भी है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कुत्ते से मनुष्य में संक्रमण फैलने वाली बीमारी बहुत सारी हैं। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो जानलेवा सिद्ध होती है, जैसे रेबीज। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कुत्ते के बच्चे को जब हम अपने घर में लाते हैं तो उसके आने के बाद सबसे पहले हम उसके बारे में क्या व्यवस्था करेंगे, उसका आहार क्या होगा, उसका रहन सहन कैसा होगा, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका भोजन क्या होगा आदि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ता एक मांसाहारी जीव है, लेकिन वह मनुष्यों के द्वारा दिए जाने वाले भोजन के साथ ये रोटी सब्जी दाल आदि भी खा लेता है। दूध अंडा आदि भी खा लेता है। मनुष्य जो भी खाता है उसके साथ साथ वो मिक्सअप होकर वो उसकी आदत बन जाती है, वो खाने लगता है। अभ्यास लगाने की बात है। बच्चे को कम से कम 70 दिनों तक माँ का दूध यदि मिले तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चा पोषित होता है, प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती है। इसके बाद यदि आप बच्चों को अपने घर पर रखते हैं तो उसके खान पान का एक निश्चित समय बनाना होगा और उसी समय को प्रतिदिन उसी समय में आहार देना होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपने 1 महीने का बच्चा ले लिया तो उसका आहार कैसा होगा। सुबह एक निश्चित समय में, रात एक निश्चित समय में। यदि बहुत छोटा है बच्चा तो शाम में एक बार और भी आप उसे आहार दे सकते हैं। अब सुबह में यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसे आधा से एक उबला हुआ अंडा और 1 से 200 मिलीलीटर दूध। दूध में यदि वो गाय का दूध मिले तो सर्वोत्तम है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट अधिक होता है। और मांस 60 दिन के बाद ही दें तो अच्छा होगा। यदि आप खिलाना चाहते हो तो मांस का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा को बॉईल करके वो बिल्कुल बेक ऐसा हो जाए तो उसे दें, लेकिन उसे परहेज ही करें। लेकिन उसे चावल दाल हरी सब्जी वगैरह अवश्य दें। 6 बजे शाम में चावल दाल हरी सब्जी दें। 10 बजे रात में एक समय बना लें, 10 बजे रात में जैसे देना है तो उसे रोटी या चपाती ब्रेड 100 ग्राम के लगभग प्लस दूध, ये तो दीजिए ही। छोटे नस्ल के कुत्ते के बच्चे को दिन में कम से कम कुल भोजन 120 ग्राम तो मिलना ही चाहिए और बड़े नस्ल के लिए कुल 400 ग्राम तक आपको भोजन देना होगा। 70 से 115 दिन की उम्र में भोजन की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। भोजन वही रहेगा, भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे छोटे नस्ल में 250 ग्राम तक 250 ग्राम्स और बड़े नस्ल में अप टू 800 ग्राम्स 800 ग्राम तक उसको आहार देना पड़ेगा। अब है छोटे नस्ल और बड़े नस्ल। अब छोटे नस्ल कौन से हैं? जैसे सैमंड है, डसंड है, स्पिस है, चिहुआहुआ, चाउ चाउ वगैरह वगैरह छोटे ब्रीड है। मध्यम में है डल्मेशियन है, बॉक्सर है, गोल्डन रिट्रीवर है, लेब्राडोर है, बीगल है, ये सब है मध्यम मीडियम ब्रीड। और लार्ज ब्रीड तो जानते ही हैं, डॉबरमैन, ग्रेट डेन, जर्मन शेफर्ड, ग्रेहाउंड, रॉट वाइलर वगैरह, ये सब ब्रीड हैं। तो ब्रीड के हिसाब से छोटे बड़े जो हैं उन्हीं के हिसाब से उसको हमको आहार
फिक्स करना होगा, देना चाहिए। तो 115 दिनों के ऊपर की उम्र में कुत्तों को दिन में 2 बार भोजन निश्चित कर दें। एक 8 से 10 बजे सुबह में कर दें और दूसरा 8 बजे शाम में उसको दें। अब जो ऐसे छोटा नस्ल है तो उसको लगभग 500 ग्राम 500 ग्राम्स प्रतिदिन उसको कुल आहार उसको देना चाहिए। और बड़े नस्ल को 1.5 किलो तक अकॉर्डिंग टू साइज 1.5 किलो तक उसको बनेगा। अब भोजन में देंगे वही चीज़, दूध, अंडा, बिस्कुट, चावल, दाल, दिन में और शाम में रोटी, दाल, सब्जी, दूध, मांस। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप मांस भी दे सकते हैं, लेकिन आधी बेक करके यदि मांस दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नुकीली हड्डी ना जाए, ये ध्यान रखें। खासकर चिकन में जो पतली हड्डियाँ होती है नुकीली, वो ना दें, क्योंकि वो आंत में फंसने का डर होता है। कभी कभी तो प्रैक्टिस में ये देखने में आया है कि ये लंबा जो लेग पीस वगैरह का जो बोन, लंबे लंबे बोन होते हैं, वो अभी क्रैक होके हाफ बोन ये जॉ में फंस जाता है और ये ऑनर समझ नहीं पाते हैं कि इसे हो क्या गया। लगातार लार चू रहा है, खा नहीं पा रहा है, ऑनर परेशान होते हैं कि इसे आखिर हो क्या गया, कौन सी बीमारी हो गई। लोग ले जाते हैं। हमारे अस्पताल में भी कई बार आए ऐसे केसेस, तो हमने देखा तो शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आया। हमने पूरा चेक किया उसका जीभ, ये गल्फर वगैरह पूरा चेक किया, जॉ, टंग, लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आया। तो ये नहीं समझ में आया कि आखिर इसको कोई तो कारण होगा जो इसको इतना सलाइवा निकल रहा है, खा नहीं रहा है। अंत में मैंने दांत पर जब ध्यान गया तो देखा ये दांत का जो गम इंडिविजुअली दिखाई देना चाहिए, टीथ रूट, वो दिखाई नहीं था। ये प्लेन है, वो क्या है। तो जब मैंने उसे फोर्सेप्स से उसे उठाया तो लगा अरे ये तो एक बोन फंसा हुआ है बिल्कुल हाफ होकर, उसमें बिल्कुल एडजस्ट कर गया था। तो इस तरह से बोन भी कभी कभी फंसता है, ये चांस है लंबे बोन के साथ, लेकिन वो तो लोग देंगे ही, देते ही है। लेग पीस तो बहुत प्रिय होता है कुत्ते को, खासकर वो ज्वाइंट पोर्शन जो होता है बहुत प्रिय होता है। लेकिन नुकीली हड्डी वाला पोर्शन जो है चिकन का स्पेशली, या कोई हार्ड बोन जैसे मटन वगैरह का, वो तो देना उचित नहीं होगा। ये चांस की बात है वैसे कि फंस भी सकता है पेट में, लेकिन ना दें तो ज़्यादा अच्छा। खाने में नमक, मिर्च, मसाले और बहुत अधिक मीठे चीज़, मिठाई, टॉफ़ी वगैरह ना दें तो अच्छा है, नहीं देना चाहिए। और 6 महीने की उम्र तक विशेष रूप से कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी ये अवश्य दें। वैसे ये तो ये पूरी उम्र दे सकते हैं, दिया जाना चाहिए, लेकिन 6 महीने की उम्र तक तो अवश्य ही दें। अब ये तो आहार की बात हो गई, रख रखाव की बात कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि फर्श है पक्के की तो उस पर एक बेड ज़रूर दें ऐसा जो उसको डायरेक्ट पक्के का ठंडा न लग सके। गर्मी के समय में उसका क्रॉस वेंटिलेशन या फिर एसी में न रखें, और ना कूलर में, डायरेक्ट नहीं। फैन दे सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन हो तो ज़्यादा बेटर है। ठंडी जगह पर रखें, खासकर विदेशी ब्रीड को। तो अब आते हैं कुत्ते की कुछ बीमारियां, जो मुख्य बीमारियां हैं। तो सबसे कॉमन बीमारी जो है वह है पेट में कीड़ा होना, सबसे कॉमन बीमारी। और है तो बहुत साधारण सा सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्म इन्फेस्टेशन या कीड़े की, कृमि की बीमारी की बात करेंगे। इसमें आप आमतौर पर बहुत सारे हमारे पेट लवर्स जो पालते हैं वो तो उन्हें बताने की नौबत ही नहीं आती, लोग खुद भी जानते हैं कि वो आँखों से उसको स्टार्च आना शुरू हो जाता है, जैसे खींची कहते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। गंदी गंदी चीज़ें वो खाना पसंद कर देता है, मिट्टी पर मुंह मारेगा, गंदी चीज़ पर मुंह मारेगा, मुंह से गंद आना शुरू हो जाएगा। चर्मरोग नहीं रहने पर भी, कोई स्किन डिजीज नहीं है, फिर वो बॉडी को स्क्रैच करता रहेगा, वो इरिटेशन उसको होगा। घूमेगा, ऐसे सर्किल में घूमना चाहेगा और वो कोशिश करेगा वो पूंछ को, टेल को बाइट करे, वो काटे, इस तरह से उसकी कोशिश रहती है।
कभी कब्जियत हो जाएगा, तो कभी डायरिया हो जाएगा। ये सारी लक्षण है कृमि की। और बहुत सारे ऐसे भी कृमि हैं जो कुत्ते से मनुष्य में भी आ सकते हैं। इसीलिए जब भी कुत्ते के साथ आप खेल करें, प्यार दुलार करें, तो उसके बाद अपने हाथ को बहुत अच्छी तरह से साफ जरूर कर लें। इतना तो आपको प्रिकॉशन रखना होगा। और कृमि की दवा के लिए बहुत सारी दवाएं हैं मार्केट में, जो आप वेटनरी फिजिशियन जो हैं उनसे आप सलाह लेकर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी दवा जो है सो वेट के हिसाब से दिया जाता है, और उसमें भी एक बड़ी कॉमन दवा आ गई है जो लोग अक्सर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन के बारे में कहते हैं कि भाई ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पैरासाइट को मार देता है। वो तो सही है, कुछ हद तक मार देता है, लेकिन वो टेप वर्म को नहीं मार सकता, जो कि सबसे बड़ा क्रॉनिक वर्म है उसके लिए, पेट के लिए। इसीलिए आपको दवा के सिलेक्शन के लिए तो पेट फिजिशियन के से सलाह ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे दवाएं बहुत सारी हैं, जैसे विंटास की है, इजीपेट है, मिवेक्स है, जोडेक्स है, एल्बोमार है, पानाकुर है, अल्फेनेक है, बहुत सारी दवाएं हैं। तो शुरुआत में प्रत्येक सप्ताह में एक बार, एक सप्ताह के इंटरवल पर उसको 2 बार उसको कीड़े की दवा दें शुरुआत में। और ये फिक्स कर लें कि 3 महीने पर उसको हमको दवा देना है कीड़े की। नहीं, वर्ष में 4 बार ये देना पड़ेगा। ये देते रहें तो लगभग वो कृमि रोग से मुक्त रहेगा। इसके साथ साथ आप यदि उसको सप्लीमेंटेशन देते रहेंगे मिनरल का, कैल्शियम वगैरह का, तो वो मिट्टी वगैरह खाने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे न्यूट्रिच वगैरह टैबलेट आते हैं, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का है टैबलेट न्यूट्रिच, वो आप उसको अकॉर्डिंग टू वेट दे सकते हैं। दूसरा क्रॉनिक क्या है बीमारी, एक्सटर्नल पैरासाइट। उसमें बहुत अधिक इफेक्टेड हमारे पेट से हैं, जो एक्टोपैरासाइट के बाह्य परजीवी से, टिक्स एंड लाइस स्पेशली, उससे इफेक्टेड होते हैं। और इसके लिए भी कई दवाएं हैं, इंजेक्शन के रूप में भी है, स्पॉट के रूप में भी है, तो स्पॉट ऑन के नाम से जानते हैं, और टैबलेट में भी है। तो टैबलेट तो वही है, आइवरमेक्टिन का टैबलेट भी है और उसका इंजेक्शन भी है जो चमड़े के नीचे दिया जाता है। और फिप्रोनिल वगैरह है, जो फिप्रोनिल मेप्रोनिल ग्रुप की दवा है। स्पॉट ऑन जो शरीर के पीठ, वो दोनों कंधे के बीच की जगह पर और टेल के रूट पर 2 जगह या एक जगह भी यदि पीठ पर दे दें, या मिड लाइन में दोनों कंधे का जो ये संधि स्थल है, जॉइंट बिल्कुल पीठ के ऊपर, उस पर सारी दवा अकॉर्डिंग टू वेट, वजन के ही अनुसार उसके प्रेजेंटेशन भी मार्केट में है। जितना वजन है उस हिसाब से उसको स्पॉट ऑन देते रहें, तो ये कंट्रोल कर लेगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं एक्टोपैरासाइट जो नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए एक और भी दवा है, ब्रेवेक्टो, तो चेवल टैबलेट, हालांकि बहुत महंगी दवा है, फिर भी ब्रेवेक्टो ऐसी दवा है जो 3 महीने पर आप दें तो एक्टोपैरासाइट यदि बाह्य परजीवी जो है वो कम से कम उससे आपका पेट जो है मुक्त रहेगा। और इसमें यही ब्रेवेक्टो में यही एक प्रिकॉशन रखना है कि 2 किलो से कम का यदि बच्चा हो उसे नहीं देना है, और 8 सप्ताह से कम उम्र का भी हो तो भी नहीं देना है। लेकिन बड़े जो पशु हैं, बड़े पेट्स, उनको आप 3 महीने पर ये दवा बिल्कुल दें। तो आज के लिए मैं समझता हूँ ये 2 बीमारी पर ही यदि आप ध्यान रखें तो आपको आपका पेट जो है सो 50% तो सुरक्षित रहेगा, और उसकी बॉडी कंडीशन अच्छी रहेगी, ग्लेज रहेगा, वो फुर्तीला रहेगा। जो खाएगा वो उसके शरीर में लगेगा और लगेगा कि मेरा कुत्ता स्वस्थ है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके लिए व्यवस्था है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन करना उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में कहा था कि कुछ ऐसी बीमारियाँ रेबीज है, जैसे ये बहुत ही ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए
पशु को या आदमी को, और ये पता ना चले कि मुझे ये हो गया, और यदि उसका सिम्टम आना शुरू हो गया तो दुनिया में आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो रेबीज के रोगी को बचा सके, और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। तो इस संबंध में टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।